अंबर की रोशनी पूरे दालान में धीरे धीरे चमक रही थी। जैसे ही वे हॉल से नीचे चले तो आगे धुंधली छाया में गायब हो गई। जालीदार कवक के झुंड दीवारों से गॉसमर शीट में लटके हुए थे, जो उनके मार्ग से उत्तेजित हवा की धाराओं में धीरे धीरे बह रहे थे। रुअर कांप उठा। जेसरी के तैरते लैंप की गर्म रोशनी ने उसे अच्छी तरह से देखने दिया, लेकिन प्रत्येक ढके हुए दरवाजे और गलियारे ने कम रोशनी में एक भयावह पहलू ले लिया। दोनों महिलाएं अंधेरे से बेपरवाह लग रही थीं, अब तेजी से आगे बढ़ रही थीं क्योंकि वे अपने पीछे के गलियारों में फंसी वनस्पतियों से मुक्त हो गई थीं। वे कुछ किलोमीटर तक अंधेरे में चले गए थे, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगता है कि यह वास्तव में आंतरिक रिंग तक जारी रह सकता है, अंजा ने आह भरी। बहुत नीरस, उसने सूंघा। और बासी। शायद सांस लेने के लिए सबसे अच्छी हवा नहीं है, रुअर ने सहमति व्यक्त की। फफूंद और मशरूम जैसी गंध आ रही है। जेसरी ने सिर हिलाया। शानदार, उसने बुदबुदाया। आइए बस अपनी गति बनाए रखें और जितना समय हम यहाँ हैं उसे कम करने का प्रयास करें। उसने अपनी चाल लंबी कर दी और रुअर उसके साथ चलने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगी। वे तनावपूर्ण चुप्पी में चलते रहे, उनके पदचाप हर तरफ से लगातार गूंजते प्रतीत हो रहे थे। रुअर जेसरी के पैरों से टकराया और पीछे की ओर लड़खड़ा गया। वह अचानक रुक गई थी और प्रकाश के दायरे से परे गलियारे को ध्यान से देख रही थी। अंजा ने भी त्योरियां चढ़ाते हुए शॉट तैयार किया था। रुअर के गले में एक शिकायत उभरी और खत्म हो गई जब उसने दालान से नीचे की ओर से धीमे कदमों की आवाज सुनी। उसी दिशा से एक कर्कश आवाज आई, जैसे कागज पत्थर पर फिसल रहा हो। जेसरी ने अपना वजन थोड़ा सा स्थानांतरित किया, एक हाथ उसके लबादे के नीचे उसकी बगल की ओर चला गया। कदमों की आहट और सूखी सरसराहट करीब आ गई और रुअर की नाक में दम हो गया। उसका बाह्यकंकाल सपाट मुड़ गया, जिससे उसकी गति मुक्त हो गई और उसके पैर सुरक्षित हो गए। वे मंद रोशनी में एक आकृति को सरपट दौड़ते हुए उनकी ओर आते हुए देख सकते थे। उसके गैंगली अंग अनिश्चित रूप से बाहर की ओर फैल रहे थे। जेसरी एक पल के लिए तनाव में आ गई, लेकिन फिर उसने उत्सुकता से अपना सिर झुका लिया। अंजा ने भौहें सिकोड़कर उसकी ओर देखा और कर्कश आवाजों को ध्यान से सुन रही थी। दीदी, वह बड़बड़ाई, क्या यह बोल रहा है? जैसे जैसे रूप करीब आता गया, कर्कश आवाजें कर्कश, फुसफुसाती आवाज में बदल गईं, जो जेसरी के चारों ओर प्रकाश के पूल को तोड़ रही थीं। रोशनी, यह टेढ़ा होकर बोला, कोई रोशनी नहीं। अब चूंकि वह निकट था, वे उसे स्पष्ट रूप से देख सकते थे। मोटी भूरे रंग की चमड़ी वाले पैर और एक स्क्वाट धड़ जमीन पर नीचे की ओर झुका हुआ था, जो लंबे पतले अग्रपादों द्वारा समर्थित था, जो डेकिंग के ऊपर से फिसलते हुए उसके आगे की ओर निकले हुए थे। तीन बड़ी ठोस काली आंखें उसके सिर पर एक त्रिकोण में बैठी थीं। जब वे दीपक की चमक से परे देखने के लिए संघर्ष कर रही थीं, तो हिल रही थीं और कांप रही थीं। कृपया, वह हांफते हुए फिसलकर रुक गया। रोशनी नहीं है। जेसरी और अंजा ने एक त्वरित नजर साझा की। अंजा ने लापरवाही से अपना हाथ अपनी बंदूक पर रखते हुए कंधे उचकाए। जेसरी ने अपने सिर के ऊपर हाथ बढ़ाया और रोशनी पकड़ ली, जिससे समूह अचानक अंधेरे में डूब गया। जेसरी ने अपना गला साफ करने से पहले कुछ लंबे सेकंड के लिए दालान में चुपचाप पसरी रही। तो दोस्त, उसने कहा, हम सुन रहे हैं। बात करो। नवागंतुक घबराकर स्थानांतरित हो गया। जैसे ही उसकी आंखें समायोजित हुईं, रुअर ने गलियारे के नीचे नीली रोशनी के हल्के छींटों को फैला हुआ देखा। दीवारों पर फंगस की जालीदार चादरें धीरे से चमक रही थीं और वह बायोलुमिनेसेंट फिलाग्री के मुकाबले दूसरों के छायाचित्र बना सकता था।
प्रकाश, उसने अपनी बाहें फैलाते हुए जोर से चिल्लाया। जेसरी ने उम्मीद से अपना सिर झुका लिया। खराब, जोर से अपनी बाहों को पार करते हुए उसने निष्कर्ष निकाला। इसे देखने के लिए बहुत अंधेरा था, लेकिन रूअर और अंजा जेसरी की आंखों को गहरे आंतरिक स्तर पर घूमते हुए महसूस कर सकते थे। तो हम इकट्ठे हुए थे, उसने समान रूप से कहा। क्यों? क्या रोशनी खराब है? छोटा एलियन एक घेरे में घूम रहा था, उसके अगले पैर उत्तेजना में कांप रहे थे। रोशनी खराब है, यह जोर देकर बोला। पंजा आगे बढ़ी और कांपते हुए छोटे प्राणी के पास घुटनों के बल बैठ गई। दोस्त बग, उसने प्यार से कहा, हमें बताओ कि रोशनी खराब क्यों है, या हम इसे वापस चालू कर देंगे। नहीं, वह चिल्लाया, फिर शोर से घबरा गया। रोशनी खराब है, खराब है, खराब है, यह फुसफुसाया। उसने अंजा की ओर देखते हुए खुद को ऊपर खींच लिया। दीवारों से निकलने वाली नीली रोशनी उसकी आंखों के कालेपन में सितारों की तरह प्रतिबिंबित हो रही थी। हल्का डेंजर, उसने दृढ़ता से कहा। रोशनी खराब है। जेसरी ने खर्राटा लिया। पांचवा शब्द। कौन सा खतरा? उसका सिर इधर उधर घूमता रहा, हॉल में ऊपर से नीचे तक देखता रहा। बुरा शैतान। वह चुपचाप बगल के रास्ते पर चला गया, फिर इशारा करते हुए अपनी भुजाएं टेढ़ी कर लीं। आओ शेफ, उसने गलियारे की ओर इशारा करते हुए फुसफुसाया। जेसरी और अंजा ने फिर एक दूसरे की ओर देखा। इस बार जेसरी ने कंधे उचकाए। जरूर, उसने कहा। किसी भी बुरे खतरे में नहीं पड़ना चाहूंगा। वह उस ओर चली गई जहां छोटा एलियन था। उन्हें सीधे संबोधित करते हुए आगे बढ़ने का आग्रह कर रहा था। हम आपका अनुसरण करेंगे मित्र, जब तक ऐसा है। सुरक्षित। उसने स्पष्ट रूप से अपना हाथ अपनी बगल पर रखा। एलियन धीरे से चिल्लाते हुए उसके पास से पीछे हट गया। आओ शेफ, शेफ, यह बुदबुदाया, गलियारे से नीचे उतर गया। वे अपने गाइड के पीछे पीछे चलते रहे, पार्श्व गलियारों और संकरे प्रवेश मार्गों से गुजरते हुए। एलियन फुर्तीला था, चौराहों पर आगे की निगरानी करने के लिए झुकता था और क्षेत्र की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद ही आगे बढ़ता था। पहले की अस्थिर घबराहट उसके रुख से भाग गई थी, उसकी जगह गति की गंभीर विचार विमर्श ने ले ली थी। अंजा ने बड़बड़ाते हुए कहा, यह ऐसे चल रहा है जैसे वह किसी बम को निष्क्रिय कर रहा हो। जेसरी ने मुंह फेर लिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, या तो वह हमारे फायदे के लिए दिखावा कर रहा है, या उसे यकीन है कि मौत हर कोने में इंतजार कर रही है। मुझे यकीन नहीं है कि मुझे इनमें से कोई भी विकल्प पसंद है। रूअर सूंघ गया। गलियारों में एक भयानक सन्नाटे के ऊपर फफूंद और सड़ांध की लगातार बढ़ती दुर्गंध फैली हुई थी। इतने सारे स्टेशन सिस्टम बिजली से वंचित होने के कारण जो गुंजन आमतौर पर छोटे शोरों को छुपाता था, उसकी जगह एक गूंजती शांति ने ले ली, जो नरम बूंदों, क्लिकों और अन्य अस्पष्ट ध्वनियों द्वारा विरामित थी, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उसके पीछे पीछा कर रहा हो। कम से कम अंधेरा पूर्ण नहीं था। दीवारों पर चढ़ी चमकती फफूंद बाधाओं को देखने के लिए पर्याप्त से अधिक रोशनी प्रदान करती थी। अब उसकी आंखें पूरी तरह से समायोजित हो गई थीं। लंबे हॉलों से नीचे देखने पर नीले रंग का एक घूमता हुआ झरना बल्कहेड्स के वक्र और छत के धनुषाकार विस्तार का पता लगाता है। यह अजीब तरह से सुंदर था, बावजूद इसके कि उसके दिमाग के पीछे पेशाब पैदा करने वाला आतंक व्याप्त था। जैसे ही रूअर ने एक गलियारे को नीचे देखा, उसने कई दर्जन मीटर दूर एक चौराहे से एक विशेष रूप से उज्ज्वल चमक देखी। अरे, वह फुसफुसाया, क्या है? वह चमक को देखकर चुप हो गया। जैसे जैसे वह देखता गया, यह काफी चमकीला हो गया और चमक बढ़ती गई।
उनके गाइड ने इसका सामना करने के लिए चक्कर लगाया और पास के एक कोने में छिपने के लिए गोता लगाने से पहले एक धीमी फुसफुसाहट छोड़ी। डेंजर, उसने दीवार के सामने चपटा होकर सांस ली। बुरा बुरा बुरा। रूअर ने आगे के प्रश्नों पर समय बर्बाद नहीं किया। वह उसी दीवार के सामने झुककर कोने में जमा हो गया। जेसरी और अनजाने गलियारे के पार हथियार खींचकर एक और कोठरी बना ली। दूर कोने से एक लंबी दुबली आकृति ने स्वयं को चमक के स्रोत के रूप में प्रकट किया। वह आगे की ओर झुका, उसके एक हाथ में जलती हुई मशाल कसकर पकड़ी हुई थी। आग की धीमी रोशनी अंधेरे में असंभव रूप से उज्ज्वल लग रही थी। टिमटिमाती परछाइयां हॉल में अपने छिपने के स्थानों की खोज कर रही थीं। एक और आकृति पहले से जुड़ गई और एक और। उनके पास कच्ची लाठी और मशालें थीं। उनके शरीर कपड़े और चमड़े के चिथड़े हुए मिश्रण में लिपटे हुए थे। जेसरी ने कुछ प्रजातियों को पहचान लिया, मामूली पंखों वाला टीलिक्सल, कई पैरों वाला अर्रिग, यहाँ तक कि कुछ लकड़हारा किता। लेकिन भीड़ में और भी अधिक आंकड़े उसके वर्गीकरण से बच गए क्योंकि वे जंक्शन के पार गश्त कर रहे थे। उनमें से जो आखिरी बार गुजरा वह 3 मीटर से अधिक ऊंचा एक विशाल धुम्मा था, जिसके कदमों की आवाज से डेक हिल रहा था। इसके सीने पर एक बैंडोलियर 1 दर्जन प्रजातियों की खोपड़ियों के साथ भारी झूल रहा था और इसने धातु के स्क्रैप से बना एक दुष्ट दिखने वाला ग्लैब ले रखा था। गश्ती दल का अंतिम भाग जंक्शन से आगे बढ़ गया और उनकी मशालों की चमक कम हो गई, जिससे वे चारों एक बार फिर नीले छिपे अंधेरे में दुबक गए। रूअर ने सूंघा और जेसरी पर नजर डाली। उसने फुसफुसाते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे वे डरावने नरभक्षी डाकू जितना आपने सोचा था उससे कहीं अधिक घूम रहे हैं। जैसे ही वह मुस्कुराई, उसने सफेद दांतों की चमक देखी। मुझे आपका दोपहर का भोजन देना है, उसने अपना हथियार दिखाते हुए फुसफुसाया। वह मुड़ी और अंजा को कंधे पर थपथपाया। आप क्या सोचते हैं? अंजा ने अपना हथियार जमाया और अपना लबादा ठीक किया। बड़े खतरे को छोड़कर व्यक्तिगत रूप से कोई खतरा नहीं है। अगर उन्होंने हमें चौंका दिया या एक समूह के रूप में हमला किया तो हमें समस्या हो सकती है। जेसरी ने सिर हिलाया, फिर एक नजर छोटे एलियन की ओर डाली। वह कांपते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और कोने में झांका, फिर सीधा हो गया। शेफ शेफ शेफ, वह बुदबुदाया, गलियारे से नीचे चलना शुरू कर दिया। वे कुछ देर और चलते रहे और गहरे मार्गों की काली भूलभुलिया में प्रवेश करते रहे। छोटा एलियन एक साधारण रखरखाव हैच के सामने अचानक रुक गया। इसके अग्रपाद पैनल के किनारों को पकड़ने के लिए फैले हुए थे, जो इसके पीछे एक पहुंच सुरंग को प्रकट करने के लिए बाहर निकले थे। सुरंग में प्रवेश करने और एक्सेस पैनल को सावधानीपूर्वक बदलने के बाद उन्होंने कई मीटर तक सुरंगों का पीछा किया और एक चौड़े, मंद रोशनी वाले कमरे में उभरे। छोटा एलियन खुशी से चिल्लाया और दौड़ते हुए भाग गया। दूर दीवार के सामने रखे पुराने बक्सों का एक संग्रह, भीतर से दिखाई देने वाली नरम टिमटिमाती रोशनी। जेसरी ने सोचा, यह एक पुराने रखरखाव खाड़ी जैसा दिखता है, ड्रोन भंडारण या कुछ और। केवल रखरखाव सुरंगों के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। उसने बक्सों की ओर देखा, जो एक ढीले अर्धवृत्त में व्यवस्थित थे। रक्षा योग्य, छिपा हुआ। यदि उन्हें छिपने की आवश्यकता हो तो यहाँ छिपने का स्मार्ट विकल्प। उनका मार्गदर्शक स्वयं के एक बड़े संस्करण के साथ फिर से प्रकट हुआ, जो सावधानी से आगे बढ़ा। वह कठोरता से आगे बढ़ा और जैसे जैसे वह करीब आता गया, जेसरी उसकी त्वचा पर धारियां बना सकता था। उसे उम्र या बीमारी का आभास हो गया। उनके पीछे 3 छोटे एलियंस ने टोकरे की कतार से उत्सुकता से झांका। बूढ़ा एलियन पास रुका और भेदी दृष्टि से उन पर ध्यान दिया।
केनेटी का कहना है कि उसने आपको हॉल में घूमते हुए पाया, सैकड़ों मशालों की तरह जलाया। यह फुसफुसाया। इसकी आवाज नरम गिरती रेत की तरह थी। इसका मतलब है कि आप या तो बहुत बहादुर हैं या बहुत मूर्ख हैं। जेसरी एलियन को देखकर मुस्कुराई और कंधे उचका दिए। उसने उत्तर दिया, मुझे यह सोचना अच्छा लगता है कि हमारे पास अच्छा आत्मविश्वास है। उसने अपने गाइड की ओर देखा। आपका नाम केनेटी है? उसने पूछा। जवाब में वह खुशी से चहक उठा। उन्होंने कहा, हमें खतरे के बारे में बताने और हमें यहाँ ले जाने के लिए धन्यवाद। छोटा एलियन फिर से चहका, अपना सिर आगे पीछे हिला रहा था, जिसे जेसरी ने एक प्रसन्न मुद्रा समझा। बुजुर्ग एलियन ने उन पर चुटकी ली। मेरा नाम केनेक्टेल है। मैं आगे बढ़ने के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह आपसे अवश्य जानना चाहिए। इसकी 3 आंखें समूह को तीव्रता से देखती थीं, और यह आगे की ओर झुक जाती थी। आप ऑफ स्टेशन से हैं ना? अंजा की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन जवाब देने से पहले जेसरी ने अपना हाथ पकड़ लिया। क्या होगा अगर हम होते? उसने पूछा। उसका स्वर तटस्थ था। केनेक्टेल ने अपना सिर नीचे करते हुए अपनी बाहें फैला दीं। कृपया मुझे गलत न समझें। मैं लंबे समय से इस स्टेशन पर रह रहा हूं, और मैंने कई वर्षों से किसी आगंतुक को नहीं देखा है। यहाँ कठिन काम हो गया है। उसने नीचे डेकिंग की ओर देखा। जब मेरे बच्चे छोटे बच्चों के अलावा कुछ नहीं रह गए थे, तो मैंने उन्हें छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं जहाज के लिए भुगतान नहीं कर सका। मुझे उन्हें यहाँ ले जाना पड़ा और दूसरों से छिपना पड़ा, अंधेरे में रहना पड़ा। मेरे सबसे छोटे 3 बच्चों को और कुछ भी याद नहीं है। वह सीधा हुआ और जेसरी की आंखों में देखा। यदि आपके पास एक जहाज है तो मुझे आपसे विनती करनी चाहिए, कृपया मेरे बच्चों को इस स्टेशन से हटा दें। मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी दूंगा, लेकिन मैं उन्हें यहाँ रहने नहीं दे सकता। और अगर मैं उनके बगल से अपना रास्ता बना सकता हूँ तो मेरी कृतज्ञता अनथीन होगी। उसने तीनों की ओर देखा और कुछ और कहने पर विचार करने लगा, लेकिन उसने अपनी बाहें मोड़ लीं और चुप रहकर इंतजार करने लगा। जेसरी ने सोचते हुए भौहें चढ़ा दीं। केनेक्टेल, आप और आपके बच्चे केंद्र रिंग की ओर अंदर जाने वाले मार्ग को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। बूढ़ा एलियन घबराकर स्थानांतरित हो गया। हम मार्ग को उसी तरह जानते हैं जैसे हम अपने घोंसले के चेहरों को जानते हैं। मेरे अधिकांश बच्चे इसके अलावा कुछ और नहीं जानते हैं। यदि आप अमेज़न पर इस कथा पर ठोकर खाते हैं तो यह लेखक की सहमति के बिना लिया गया है। इसकी रिपोर्ट करें। जेसरी ने अंजा और रूअर की ओर देखा। पहले ने लंबी लंबी आह भरी और आत्मसमर्पण में अपने हाथ उठाए, जबकि दूसरे ने उसे उत्सुकता से देखा और हांफने लगी। जेसरी मुस्कुराई। ठीक है, उसने कहा, यदि आप हमें आंतरिक रिंग तक सुरक्षित रास्ते पर मार्गदर्शन कर सकते हैं और फिर से वापस आ सकते हैं, तो हम दूसरे स्टेशन पर परिवहन के लिए भुगतान पर विचार करेंगे। मैं वादा नहीं कर सकता कि हम जाने के बाद सीधे वहां जाएंगे, लेकिन हम आपको अपने साथ ले जाएंगे। केनेक्टेल अपने पिछले पैरों पर झुक गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। पारदर्शी झिल्ली बड़े काले श्वेतपटल पर फैल रही थी। एक समूह में इतनी दूर जाना खतरनाक होगा, लेकिन अगर हम रहेंगे तो अंधेरे में मर जाएंगे, इसलिए मैं वहां से निकलने के लिए अंधेरे में मरने का जोखिम उठाऊंगा। हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। उसने अपनी एक पतली भुजा टेढ़ी कर ली और बाकी 3 बच्चे दौड़कर उसके पीछे छिप गए। उनके कोणीय चेहरे उसके पैरों के पीछे से झांक रहे थे। अंजा नन्हे एलियंस की ओर सहलाने के लिए नीचे झुकी, जो धीरे से चिल्लाए और अपने पिता के पीछे छिप गए। केनेक्टेल ने उन्हें तिरस्कारपूर्वक देखा।
कृपया उन्हें माफ कर दें, उन्होंने कहा। वे युवा हैं और थोड़े शर्मीले हैं। ये तीनों अभी तक बोल नहीं सकते हैं और केनेटई को शब्दों को अच्छी तरह से बनाने से पहले फिर से पिघलना होगा। छोटे एलियन ने चिड़चिड़े होकर अपना सिर हिलाया। स्पीक गुड। केनेक्टेल ने अपने बेटे के सिर पर अगले अंग से प्रहार किया। हमारे पास अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए जब आप प्रस्थान करना चाहें तो हम चले जाएंगे। जेसरी ने सिर हिलाया और दूसरों की ओर मुड़ा। जाने के लिए अच्छा है, उसने पूछा। रूअर और अंजा ने सिर हिलाया। वह वापस केनेक्टेल की ओर मुड़ी और पैनल की ओर इशारा किया। आगे बढ़ो। उन्होंने हॉलवे एसपी के घुमावदार मोड़ों के माध्यम से एलियंस के परिवार का पीछा किया। चमकदार आधी रात के नीले रंग से सराबोर केनेटी बिंदु ले रहा है। उसके छोटे भाई बहन उसके पैरों के पास रहकर केनेक्टेल के चारों ओर जमा हो गए। हर चौराहे और जंक्शन की सावधानी पूर्वक निगरानी करने के लिए उनकी गति धीमी और सतर्क थी। 2 बार वे स्थिर और शांत लेटे रहे, दूर से अपने रास्ते पर टॉर्च की रोशनी की क्रोधित नारंगी चमक को देखते रहे। बक्सों और मलबे से भरे उपयोगिता मार्गों की भूल-भुलिया के बाद वे अंत में एक विशाल दरवाजे के साथ एक लंबे, संकीर्ण हॉल में उभरे। केनेक्टेल ने दरवाजे पर अपना हाथ लहराते हुए जेसरी की ओर रुख किया। हम आ गए हैं। यह मार्ग का अंत है, आंतरिक रिंग का द्वार है। रूअर दरवाजे का निरीक्षण करने के लिए उत्सुकता से दौड़ा। वाह, यह बहुत बड़ा है। मैं पहले कभी किसी स्टेशन पर इतनी दूर नहीं गया। उसके बाह्य कंकाल ने दरवाजे की सीवन का पता लगाते हुए चिकनी धातु को टटोलने के लिए अपनी भुजाएं बाहर निकाली। हाँ, लानत है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज को 100 वर्षों में खोल पाऊंगा। केनेक्टेल ने सूंघा। यह उससे कहीं अधिक समय से बंद है। इसे शायद कभी नहीं खोला जाएगा। रूअर हंसा। क्या आप उस पर दाव लगाना चाहेंगे? बूढ़े एलियन ने उस पर नजर डाली। मैं नहीं कर सकता। मैं कई वर्षों से अंधेरे में अत्यंत गरीबी में रह रहा हूं। मेरे पास दाव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। रूअर के कान हिल गए। मैंने नहीं। कुह। उसकी बाह्य कंकाल भुजाएं लक्ष्यहीन रूप से लहराईं, फिर उसके अंगों की ओर मुड़ गईं। अंजा हंसते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। बेचारा कुत्ता, कम से कम तुमने शर्त तो जीत ली होगी। उसने अपना हाथ दरवाजे के पैनल पर रखा और धातु की जमीन का विशाल स्लैब एक तेज धातु की आवाज के साथ खुल गया। प्रकाश की चकाचौंध किरणें छेद से गुजरी, जिससे उनके चारों ओर का अंधेरा बिखर गया। जेसरी ने घबराकर अपना हाथ अपनी आंखों पर रख लिया। अरे, यह उज्ज्वल है। ऐसा लगता है कि कम से कम आंतरिक रिंग में बिजली चालू है। चलो अंदर चलें। वह दौड़कर दरवाजे से बाहर निकली और कमरे से आगे का निरीक्षण करने लगी। केनेक्टेल का मुंह बिना आवाज के चल रहा था। क्या वह दीवार के सहारे झुक गया? कैसे? रूअर ने उसे देखकर भेड़िए की तरह मुस्कुराया। आपको थोड़ी देर के बाद इसकी आदत हो जाती है। चलो। वह दरवाजे के माध्यम से अंजा का पीछा करने के लिए आगे बढ़ा। वे तेजी से हॉल से नीचे चले गए। यह साफ सुथरा और चमकदार रोशनी वाला हॉल था। केनेक्टेल का बच्चा उसके करीब लटका हुआ था। अपरिचित परिवेश में उनके सिर तेजी से घूम रहे थे। जेसरी ने समूह को आगे बढ़ाया और चलते समय अपनी नजर पीछे की ओर फेंकी। जब उन्होंने इसे बंद करने की कोशिश की तो उनके पीछे का विशाल दरवाजा विफल हो गया था और आंतरिक कोर से चमकती रोशनी मध्य रिंग के अंधेरे वॉरेन में एक चकाचौंध करने वाली किरण थी। यह केवल समय की बात थी जब घूम रहे गश्ती दल ने रोशनी देखी और जांच की। जब अंजा ने केंद्रीय टर्मिनल कक्ष को देखा
तो वह खुशी से चिल्लाई और दरवाजे की ओर दौड़ी। वह निकटतम कुर्सी पर बैठ गई और बिजली की गति से निर्देशिकाओं के माध्यम से घूमते हुए कंसोल पर काम करना शुरू कर दिया। रुमार और केनेक्टेल ने उसके पीछे पीछे प्रवेश किया और कमरे में लगे डिस्प्ले और विशाल सर्वर रैक को घूरते रहे। जेसरी कमरे की दहलीज पर रुक गई, एक विवरण उसकी आंख के कोने में अटक गया। ओह अंजा, उसने पुकारा, उसकी आवाज पवित्र थी। मैंने अभी अभी स्टेशन पर अपना पसंदीदा कमरा देखा है। मैं उसे देखने जा रहा हूं। अंजा ने बिना देखे या कोई प्रतिक्रिया दिए बिना हाथ हिलाया। उसका दूसरा हाथ कंसोल पर तेजी से टैप कर रहा था। जैसे ही जेसरी गलियारे से नीचे गायब हो गया, रूअर वापस अंजा की ओर मुड़ गया। वह किस बारे में था? क्या उसे पेशाब करने की जरूरत है या कुछ और? अंजा खिलखिला उठी। मूर्ख कुत्ता, वह बस कुछ दिलचस्प जांच रही है। उसने अपने लबादे से एक ब्लैक बॉक्स निकाला और कंसोल में जैक लगाने के लिए एक केबल खोल दी। रूअर ने अपनी नाक से हवा निकाली। मैं कुत्ता नहीं हूं। उन्होंने डिस्प्ले पर नजर डाली, जिस पर टेक्स्ट और आइकन तेजी से स्क्रॉल होते दिख रहे थे। आखिर आप क्या ढूंढ रहे हैं? फ्लाइट लॉग्स, अंजा ने कहा। उसकी आवाज दूर थी। उसे अब वास्तविक फाइलें मिल गई थीं और वह डेटा सारांशों को पलट रही थी। ऑडियो के संक्षिप्त स्निपेट चलाए गए और जैसे ही उसने ट्रांसमिशन डेटा पर नजर डाली, वे बार बार कट गए। हम शायद वर्षों में यहां आने वाले एकमात्र जहाज हैं। रूअर के कान झुक गए। ओह बकवास, तुम्हारा मतलब पहले है। अंजा और अधिक मुस्कुराई। असभ्य कुत्ता। हाँ, काफी पहले। मैं उस आखिरी जहाज की तलाश कर रहा हूं जिसे इंसानों ने बनाया है। उसने विजी भाव से कंसोल पर अपनी उंगली से मुक्का मारा और एक फाइल डिस्प्ले पर जीवंत हो उठी। डिस्प्ले के ऊपर शब्द टीएनएस ग्रैंड डिजाइन क्रूजर स्पेशल डिटैचमेंट चमकीले और लाल रंग में चमक रहे थे। अंजा ने दूसरा बटन दबाया और कमरे में एक आवाज गूंज उठी। यह कैप्टन जाचरी कोट्स है, इसने स्पष्ट अंग्रेजी में कहा। टीएनएस भव्य डिजाइन, हम बाहर जा रहे हैं। एराड ने, हम क्लिप थे। गोल्फ ब्रावो द्वारा किया गया, जिसमें कई चालक दल मारे गए और हमारे रिएक्टर को निष्क्रिय कर दिया गया। वर्तमान में प्राथमिक समूह से लिंक करने में असमर्थ, हमें जेफायर पर मुलाकात के लिए प्रयास करना होगा। हमारे रिएक्टर तब तक चलेंगे जब तक हम उन्हें जोर से नहीं दबाएंगे, इसलिए जब तक हम ऑरेलियस गुरुत्वाकर्षण को अच्छी तरह से साफ नहीं कर लेते तब तक हम कम हाइपरस्पेस पर बने रहेंगे। हाइपरड्राइव और लाइफ सपोर्ट को छोड़कर बाकी सब कुछ फिलहाल रिजर्व पावर पर चल रहा है। कंटेनमेंट पकड़ रहा है। हम 2 दिनों में अपनी स्थिति से अपडेट करेंगे। भव्य डिजाइन। बाहर। रूअर और केनेक्टेल कुछ क्षणों के लिए अवाक रह गए। पतला भूरा एलियन रूअर की ओर मुड़ गया। इसमें क्या कहा गया? उन्होंने पूछा। रूअर ने अपना सिर हिलाया। जहाज से नुकसान की रिपोर्ट, मुलाकात की कुछ योजनाओं के साथ। अंजा ने प्रभावित होकर उसकी ओर देखा। मुझे नहीं पता था कि आप अंग्रेजी बोलते हैं। रूअर ने उसे देखकर मुस्कुराया। कुत्ते भी भूभाग हैं, आप जानते हैं। जहाज में ऐसा क्या खास है? अंजा की मुस्कान फीकी पड़ गई। इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। ओह चलो, वह चिल्लाया। आप मुझे केवल बहुत महत्वपूर्ण चीज कहकर परेशान नहीं कर सकते और न ही थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं। अंजा ने एक नजर उस पर डाली, उसकी आंखें खाली थीं। अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी, उसने समान रूप से कहा। आप मानवता की मृत्यु के बारे में कितना जानते हैं?
रूअर ने लड़खड़ाते हुए कहा, ज्यादा नहीं। मैं जानता हूं कि इंसान के करीबी सभी लोग एक ही समय में मर गए। जिस भी ग्रह पर मानव आबादी थी वह बंजर भूमि थी। खरबों लोग मर गए और हम 5000 वर्षों से सीढ़ी पर वापस चढ़ने का काम कर रहे हैं। हाँ, अंजा ने दांत दिखाते हुए फुसफुसाया। क्या आप जानते हैं क्यों? रूअर अंजा की कुर्सी से दूर चला गया। नहीं, मैं नहीं। अंजा कदम बढ़ाती हुई उठ खड़ी हुई। उन अंतिम वर्षों में हम युद्ध में थे, हालांकि हमने कभी एक भी गोली नहीं चलाई। हमने अपनी सीमाओं पर एक अत्यंत शक्तिशाली और उन्नत पड़ोसी खोज लिया था। मानव जाति की सभी तकनीकी उपलब्धियों को खिलौनों की तरह बना दिया। हालांकि वे मिलनसार थे। आइए सवाल पूछें, हमें नई तकनीक सिखाएं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। तब उन्होंने हमें बताया कि वे वैक्यूम ऊर्जा पर शोध कर रहे थे। असीमित शक्ति अंतरिक्ष के तानेबाने से ही दोहन की गई। उन्होंने यह पता लगा लिया था कि इसे सुरक्षित रूप से कैसे किया जाए, केवल एक पूर्व शर्त के साथ, उन्हें पहले ब्रह्मांड को नष्ट करना होगा। केनेक्टेल ने वापसी की। मुझे समझ नहीं आता। इससे उन्हें क्या फायदा हो सकता है? अंजा ने सिर हिलाया। वे निर्वात की निम्न ऊर्जा स्थिति का प्रचार करने जा रहे थे, जो अंततः पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगी। निचली निर्वात अवस्था में रूपांतरण हिंसक है, बहुत हिंसक है। उनके पास रूपांतरण से बचने का कोई रास्ता था, लेकिन उन्हें बाकी ब्रह्मांड की परवाह नहीं थी। वे हमें मनोरंजक मानते थे, लेकिन अंततः अपनी क्षमता के आगे महत्वहीन बैक्टीरिया की तरह। रूअर कांप उठा। यह बहुत गड़बड़ है। आपने उन्हें कैसे रोका? अंजा ने चकित होकर उसकी ओर देखा। उन्हें रोकें? ठीक है, हाँ, रूअर ने हैरान होकर कहा। हम अभी भी यहीं हैं, है ना? ओह, हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अंततः असफल रहे, उसने धीरे से कहा। हमने अपने सैन्य अनुसंधान के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कुछ ऐसा बनाने में लगा दिया जो परियोजना को रोकने के लिए उन्हें काफी नुकसान पहुंचा सकता था। हमारे लॉन्च करने के ठीक बाद उन्हें पता चला। भव्य डिजाइन, हथियार के साथ, उन्होंने कुछ दर्जन तारों से गामा किरण विस्फोट शुरू किया और उन्हें हाइपर स्पेस के माध्यम से केंद्रित किया। उन सभी को एक ही बार में आने का समय दिया गया था और उन्होंने संपूर्ण तारा प्रणालियों को खंगाल डाला। हमें कभी कोई मौका नहीं मिला। उसका चेहरा कड़वा और चुभने लगा। हमने उनके शेड्यूल में कोई गड़बड़ी नहीं की। वे 30,000 वर्षों से अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वे अगले 30,000 वर्षों में या कल समाप्त हो सकते हैं। जब वे ऐसा करेंगे तो हम सब इतनी जल्दी मर जाएंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि कुछ गलत हुआ था। केनेक्टेल आगे की ओर झुक गया। मैं अपने जीवन के उन लंबे वर्षों के लिए धन्यवाद देता हूं जो मैंने उस कहानी से अनजान होकर बिताए। रूअर भी नीचे गिर गया। केनेक्टेल से मिलने के बाद से मैंने यह सबसे निराशाजनक बात सुनी है। उसने अपने बगल से नुकीली नजर को नजरअंदाज किया और दिखाने का इशारा किया। जहाज ढूंढने से कैसे मदद मिलेगी? क्या आपकी एक योजना है? अंजा ने हास्यहीन मुस्कान में अपने दांत दिखाए। जहाज ढूंढें, हथियार बरामद करें, दुश्मन को मारें, ब्रह्मांड को बचाएं। रूअर ने उस पर एक नजर डाली। आखिरी बार जब कोई उस जहाज पर चढ़ा तो उसने आप पर तारे दागे। क्या आप दोनों इसे अकेले ही संभालेंगे? आप नहीं आ रहे हैं? अंजा ने आहत भाव से चिल्लाते हुए कहा। मैं तुम्हें जहाज उड़ाने देने वाला था। रूअर ने गला घोंटकर शोर मचाया। तुम गंदी लड़ाई करते हो। मुझे पता था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, अंजा ने प्यार से कहा,
अपने कंसोल से ब्लैक बॉक्स को खोलकर फिर से अपने लबादे में रख लिया। मुझे यहाँ से जो चाहिए वह मेरे पास है, चलो ढूंढते हैं। मेरी बहन। उसने अपनी हथेली दरवाजे पर रखी और दरवाजे से फुसफुसाहट हुई, जिससे बाहर का हॉल दिखाई देने लगा। मुझे विश्वास है कि वह बाईं ओर गई थी। एक मुक्का उसके पेट में लगा और वह पीछे की ओर उड़ गई, फर्श पर फिसलते हुए एक ढेर में आराम करने लगी। जब विशाल धुम्मा ने टर्मिनल रूम में प्रवेश करने के लिए अपना सिर झुकाया तो रूअर ने भयभीत होकर देखा। अन्य डाकुओं की एक भीड़ उसके पीछे इंतजार कर रही थी, उत्सुकता से गदाएं और कच्ची गदाएं लहरा रही थी। जैसे ही बूढ़ा एलियन पीछे हट गया, केनेक्टेल के बच्चे उसके पैरों के पीछे छिपने के लिए भाग गए। उनकी आंखें छिपने या भागने के लिए कमरे के चारों ओर घूम रही थीं। धुम्मा हंसा, उसके मुंह से हल्की सी घरघराहट निकली। आपको बताया था कि मुझे खाने की गंध आ रही है, वह बड़बड़ाया। जैसे ही बाकी गश्ती दल कमरे में इकट्ठा हुआ, उसके पीछे से हंसी गूंज उठी। रूअर तेजी से पीछे की ओर दौड़ा और तेजी से उसके पीछे एक सर्वर से टकरा गया। 3 पतले एलियंस का एक समूह मुख्य समूह से निकलकर केनेक्टेल पर बंद हुआ और एक कोने में छिप गया। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, बूढ़े एलियन का मजाक उड़ाया क्योंकि वह हमलावरों और अपने बच्चों के बीच कांप रहा था। निकटतम ने हमला करने के लिए अपना क्लब उठाया और केनेक्टेल सहजता से अपनी भुजाएं ऊपर उठाते हुए दूर भाग गया। एलियन का सिर गीली पॉप और अत्यधिक गर्म भाप की फुसफुसाहट के साथ फट गया, जिससे केनेक्टेल पर गर्म खून की बौछार हो गई। अंजा को खांसी हुई और उसने अपनी खुली भुजा से खुद को बैठा लिया और अपनी पिस्तौल से 2 बार और फायरिंग की। गोलियों ने शेष हमलावरों को भीड़ के बीच में पहुंचा दिया। खून और भाप के झोंके से टर्मिनल रूम में गंदी बदबू भर गई। अधिक डाकू उसकी ओर बढ़े और वह लुढ़क गई, आधे झुककर ऊपर आई और हमला करने वाले एलियंस पर गोलियां चलाईं, जिससे पेट नष्ट हो गया और पैर कट गए। वे रुके, 3 ने फैलकर उसे डंडों से घेर लिया। उसने नीचा रुख अपनाया, पिस्तौल बढ़ाई। उसके दूसरे हाथ ने उसके बूट से एक छोटा चाकू निकाला। उसके होठों पर एक जंगली मुस्कुराहट खेल रही थी और उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। बहुत असभ्य, वह चिल्लाई। उनमें से एक अर्रिग कर्कश आवाज में चिल्लाया और उसकी ओर आया। उसके पैर डेक से टकरा रहे थे। अंजा उसके जंगली क्लब के झूले के नीचे बाईं ओर झुकी, फिर दाहिनी ओर उछलकर अपना चाकू फैलाकर आश्चर्यचकित एलियन के पास जा गिरी। वह लड़खड़ा रहा था। उसकी बाहें उसके वक्ष पर कमजोर रूप से चिपकी हुई थीं क्योंकि उसकी छाती पर एक खुले घाव से सफेद और हल्के पीले रंग की अंतड़ियां टपक रही थीं। अंजा ने अपने चाकू से दूधिया खून की एक बूंद उड़ाई और निकटतम विदेशी पर 2 गोलियां चलाईं। यह कटे हुए मांस के एक खंडहर में ढह गया क्योंकि इसके शेष साथी ने अंजा की ओर एक चुनौती चिल्लाई और एक तात्कालिक मॉल के साथ एक भयानक स्वाइप के लिए कदम बढ़ाया। वह बड़े करीने से किनारे हटी, आगे खिसकी और अपना चाकू एलियन की कलाई में घोंप दिया। वह चिल्लाया और अपनी बाह पकड़कर पीछे गिर गया, लेकिन धुम्मा ने हमला कर दिया और अपने ग्लैव के शाफ्ट से अंजा को छाती के आर पार पकड़ लिया। झटके के कारण वह कई मीटर तक फर्श पर लुढ़कती रही। उसका हाथ उसकी पसलियों से सुरक्षित रूप से जुड़ा रहा। उसकी पिस्तौल के कैपेसिटर धीरे धीरे हिल रहे थे और वह उसके सामने वाले कमरे में रुक गई। धुम्मा का मुंह खुला रह गया, लार की रस्सियां उसके जबड़ों से नीचे फिसलने लगीं। मरने का समय आ गया है, खाना, उसने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा। अंजा ने ऊपर देखा। जैसे ही वह उसके करीब आया, पीछे की ओर खिसकने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उसने अपना ग्लव ऊपर किया, उसने अचानक उसके पीछे देखा और मुस्कुरा दी। मेरी बहन का पसंदीदा कमरा शस्त्रागार है, उसने बातचीत में कहा। धुम्मा बीच में ही रुक गया। क्या? वह गुर्राया।
दरवाजे से सफेद रोशनी की एक लौ निकली। एक क्षत-विक्षत शरीर अन्य डाकुओं से टकराने के लिए वापस उड़ गया। वे एक उलझन में पड़ गए, एक तरफ गिर गए, जबकि जयश्री ने खुद को धुम्मा पर उछालने के लिए इधर-उधर छलांग लगाई। वह दहाड़ते हुए उसका सामना करने के लिए घूमा। उसका ब्लेड उसके सिर की ओर जा रहा था। उसका दाहिना हाथ इसे रोकने के लिए ऊपर उठा और ब्लेड एक गहरी आवाज के साथ चमकती एक्टिनिक लाइट से टकराया। धुम्मा की आंखें झपकीं। जयश्री ने धुम्मा की ओर देखा और अपना हाथ बढ़ाया, जिससे धातु का ब्लेड लाल गर्म टुकड़ों की फुहार में बिखर गया। रूअर विस्मय से भर गया। उसका दाहिना हाथ कंधे तक कवच में घिरा हुआ था। कार्बन पॉलीमर मांसपेशियां एक मढ़ी हुई धातु की त्वचा के नीचे उभरी हुई थीं। उसकी बंद मुट्ठी प्लाज्मा के टिमटिमाते बादल में लिपटी हुई थी, जिसे खोलते ही वह वापस उसके हाथ पर कसकर बंधी हुई चटकने लगी। धुम्मा गुस्से में दहाड़ने लगा और अपने हथियार पर बची धातु की धुआंधार धारियां लेकर उसकी ओर झपटा। वह अपनी बख्तरबंद मुट्ठी से उसे फिर से पकड़ने के लिए घूमी। उसने उसकी पकड़ पर दबाव डाला और प्लाज्मा की एक चमक के साथ उसने उसे असंतुलित करने के लिए टूटे हुए ग्लेव को अपनी ओर खींचा। उसका दूसरा हाथ ऊपर आया और उसके पैर में पिस्तौल से गोली मार दी, जिससे उसका पैर जख्मी हो गया। वह चिल्लाया, गिरी, आगे बढ़ गया और जयश्री की बख्तरबंद मुट्ठी उसे डेक पर गिराने के लिए ऊंची हो गई। उसकी बाह से प्रकाश तरंगित हुआ और भारी भरकम एलियन की छाती में घुस गया, जिससे डेकिंग में एक बड़ा छेद हो गया। धुम्मा हांफने लगा, झटके खाने लगा और मर गया। जयश्री ने शेष डाकुओं को घूरने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। उसका दाहिना हाथ चमकदार धातु से चमक रहा था और आग उगल रहा था। एक होकर उन्होंने अपने क्लब नीचे फेंक दिए और कमरे से बाहर भाग गए। उनके कदमों की आवाज दालान में गूंज रही थी।